नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास 11th का एक सैम्पल प्रैक्टिस पेपर यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे आप अंत तक ज़रूर देखिए। इसे देखने से ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका फर्स्ट टर्म का पेपर किस तरह का आने वाला है। मैं आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन समझाती हूँ। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। तो बेटा देखिए, आप देख रहे हैं खंड क, खंड ख और खंड ग। 3 खंड हैं। खंड क में अपठित बोध, गद्यांश व काव्यांश पर आधारित कुल 36 प्रश्न हैं। तो कुल इसमें कितने प्रश्न हैं? 36। और आपको उनमें से कितने करने हैं? 18 प्रश्न करने हैं। खंड ख में 5 प्रश्न हैं और उनकी क्रम संख्या जो है वो 37 से 41 तक है। इसमें सभी प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद आता है खंड ग। तो खंड ग में 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 42 से 51 तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 52 से 57 तक आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 58 से 62 तक आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बात का आपको और ध्यान रखना है, आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं उसके सामने OMR शीट में आपको सर्कल को ब्लैक करना है। तो निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वस्तु पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं। तो बेटा ये MCQs हैं। हर प्रश्न के साथ में 4 उत्तर दिए हुए हैं। विकल्पों में से सबसे सही का चयन सावधानी पूर्वक कीजिए। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 40 प्रश्न आपको करने हैं और 40 नंबर का ही आपका पेपर है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस पर आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपने देना है। तो गद्यांश इस प्रकार है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते हैं, जो निरंतर अंधविश्वास की बारिश करते हैं तथा निराशा में डुबो देते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है आत्महत्या का, किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देना कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे, तो हो सकता है जीवन से निराश व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त होकर इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे और लोग दांतों तले उंगली दबा लें। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी हताश निराश व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास जाग जाता है और यहीं से आरंभ होता है असंभव को संभव कर दिखाना। देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सबको पता लग चुका था कि सीता जी को लंका का राजा रावण अपहरण कर समुद्र पार ले गया है, तब भी लंका जाकर सीता को ढूंढने का कार्य अथाह समुद्र को पाट कर कौन करे, किसमें है इतना अदम्य साहस, यह विकट समस्या थी। इस विकट समस्या का समाधान जामवंत ने ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया एवं उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी भी अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने राम का नाम लेते हुए समस्त कार्य पूर्ण कर डाले। हताशा, निराशा या असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी और देनी चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं उत्साहित हो, पुनः ऊर्जा प्राप्त कर हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा, इस पैराग्राफ में हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को बताया गया है। अब इस पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? तो इसका उत्तर है, जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं, किसी के लिए अच्छा सोचने पर भी सामने वाले को गलत लगना,
बहुत मेहनत करने पर भी असफलता मिलना। तो ये सारे ऊपर जो कारण दिए गए हैं ये ऐसे हैं जिनके कारण व्यक्ति के मन में नकारात्मक या नेगेटिव विचार आते हैं। प्रश्न 2 है, निराशा को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ऑप्शन दे रहे हैं, स्वयं पर विश्वास कर, अपना मनोबल बढ़ाकर, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर भी है उपरोक्त सभी। ऊपर की तीनों चीज़ें अगर हम अपना लें तो हम निराशा को दूर कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, गद्यांश में वर्णित पौराणिक घटना कहाँ से ली गई है? तो ये पौराणिक घटना रामायण से ली गई है। जो हनुमान जी का, रामचंद्र जी का सीता के अपहरण का वर्णन है, ये रामायण से लिया गया है। निराश व्यक्ति का मनोबल कब बढ़ता है? जब प्रेरित होता है, कोई उसे प्रेरणा देता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट है, हमारे जीवन के शब्दकोश में कैसे शब्द नहीं होने चाहिए? तो हमारे जीवन के शब्दकोश में हताशा, निराशा और असफलता ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जो जीवन और जन्म ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। तो बच्चों यहाँ प्रकाशित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर नहीं है। तो यहाँ पर है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक मनोबल शब्द ऐसा है जिसमें कोई संयुक्ताक्षर मतलब आधे आधे वर्ण के अक्षरों से मिलकर बना हुआ वर्ण। तो मनोबल शब्द ऐसा है जिसमें कोई संयुक्ताक्षर नहीं है। नेक्स्ट है, नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? तो उस समय उसे कौन सा मार्ग दिखाई देता है? आत्महत्या का। जब नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, नेगेटिव बातें आने लगती हैं, तो व्यक्ति आत्महत्या करने की ओर चल पड़ता है। गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक चयन कीजिए। कौन सा है? आत्मविश्वास का बल। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपने ऊपर जब भरोसा होने लगता है तो हम असाध्य वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास का बल इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक है। अब बच्चों 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। यहाँ देखिए, आप अथवा शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा का मतलब दोनों में से एक करना है। दूसरा गद्यांश है, दिवाली की पूरी चमक दमक आज के समय में एक बहस और चर्चा का विषय बन गया है। दिवाली के विषय में होने वाली चर्चाओं में मुख्यतः पटाखों के दुष्प्रभावों का मुद्दा छाया रहता है। हाल के शोधों से पता चलता है कि जब लोग प्रतिवर्ष पटाखे चलाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले कचरे के अवशेषों का पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फूटते हुए पटाखे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न करते हैं जो सामान्य वायु में मिश्रित हो जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां धुआं हवा पहले से ही अन्य कारणों से काफ़ी प्रदूषित है, वहाँ पटाखों का धुआं हवा के साथ मिलता है तो वायु की गुणवत्ता को और अधिक खराब कर देता है। इस प्रदूषित वायु का स्वास्थ्य पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आतिशबाजी द्वारा उत्पन्न हानिकारक छोटे छोटे कण धुंध में मिल जाते हैं और हमारे फेफड़ों पर पहुंचकर कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। पटाखों में बोरियम नाइट्रेट, सेट्रोटियम, लिथियम, एंटीमोनो, सल्फर, पोटेशियम और एल्यूमिनियम जैसे हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। ये रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। एंटीमोनी सल्फाइड और एल्युमिनियम जैसे तत्व अल्जाइमर रोग का कारण बनते हैं। इसके अलावा पोटाशियम और अमोनियम से बने परक्लोराइड फेफड़ों में कैंसर का भी कारण बनते हैं। बोरियम नाइट्रेट श्वसन संबंधी विकार, मांसपेशियों की कमजोरी और यहाँ तक कि गैस्ट्रोएंटाइटल जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं तथा कॉपर और लिथियम यौगिक हार्मोनल असंतुलन भी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये तत्व जानवरों और पौधों के लिए भी हानिकारक हैं। दिवाली भले ही हम मनुष्यों के लिए हर्षोल्लास का समय हो, पर पशु पक्षियों के लिए यह काफ़ी कठिन समय होता है। कुत्ते और बिल्ली अपनी श्रवण शक्ति को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि तेज़ आवाज़ें सुनकर वह काफ़ी डर जाते हैं और पटाखों द्वारा लगातार उत्पन्न होने वाली तेज़ आवाज़ों के कारण ये निरीह प्राणी काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। इस मामले में बेघर जानवरों की दशा सबसे दयनीय होती है, क्योंकि ऐसे माहौल में उनके पास छुपने की जगह नहीं होती है। कई सारे लोग मज़े लेने के लिए इन जानवरों की पूंछ में पटाखे बांधकर जला देते हैं। इसी तरह चिड़िया भी इस तरह की तेज़ आवाज़ों के कारण बुरे तरीके से प्रभावित होती हैं और काफ़ी डर जाती हैं। इसके साथ ही पटाखों के तेज प्रकाश के कारण उनके रास्ता भटकने व अंधे होने का भी खतरा बना रहता है।
भले ही रंग बिरंगी और तेज़ आवाज़ों वाली आतिशबाजियाँ हमें आनंद प्रदान करती हों, लेकिन उनका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हमारे वायुमंडल तथा इस ग्रह के अन्य प्राणियों पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनके इन्हीं नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए हमें पटाखों के उपयोग को कम करना होगा, क्योंकि यह क्षणिक आनंद हमारे लिए भयंकर दीर्घकालिक दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता है। तो बच्चों, आपने देखा इस पैराग्राफ में पटाखों के दुष्परिणाम और प्रदूषण की समस्या को बताया गया है। तो पहला प्रश्न है, दिवाली से संबंधित चर्चाओं में कौन सा मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहता है? तो यहाँ पर पटाखों के दुष्प्रभाव का मुद्दा जो है वो मुख्य रूप से छाया रहता है। आतिशबाजी का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो आतिशबाजी का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हार्मोनल असंतुलन पैदा करने वाले विषैले तत्व हैं कॉपर और हीलियम का ऑप्शन को टिक करेंगे। एंटीमोनी सल्फाइड और एल्युमिनियम जैसे तत्व किस रोग का कारण बनते हैं? तो पैराग्राफ में आपने पढ़ा ये अल्जाइमर रोग का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों के लिए दिवाली कैसा समय होता है? तो उनके लिए ये कैसा समय होता है? डर और भय से भरा हुआ समय होता है। वह हर समय डरे डरे से रहते हैं। मज़े लेने के लिए कुछ लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो वो कैसा व्यवहार करते हैं? उनकी पूंछ में पटाखे बांधकर मज़े लेने के लिए जलाते हैं। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है परिजमा आवरण। नेक्स्ट है, पशु पक्षी में कौन सा समास है? तो पशु पक्षी में द्वंद्व समास का प्रयोग किया है, पशु और पक्षी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलोम शब्द के युग्मों में गलत युग्म का चयन कीजिए। युग्म मतलब जो जोड़े बनाए गए हैं उसमें गलत युग्म कौन सा है? तो उसमें जो नकारात्मक अकारात्मक का ऑप्शन है ये गलत युग्म है, गलत जोड़ा है। उपरोक्त गद्यांश के लिए शीर्षक आपको चुनना है, तो जब सबसे अच्छा शीर्षक है वो है आतिशबाजी का दुष्प्रभाव। तो इन दोनों अपठित गद्यांशों में से आप एक करेंगे। अब अपठित काव्यांश आपको 2 दिए जा रहे हैं। ये देखिए, अपठित काव्यांश यहाँ से शुरू हो गया, 2 काव्यांश हैं, इनमें से भी एक करना है आपको। तो पहला है, तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुँचता बहते आंसू जी भर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आश बिछाते हैं राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं। जो होते खुद मिटाने वाले वे रचते इतिहास नया। मंत्र नाश का पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जा कर के, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। तो इसमें बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो दूसरों को आश्रय देते हैं, उनका भला करते हैं, और कुछ लोग इस पृथ्वी पर दूसरों का बुरा करने के लिए ही आते हैं। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया अपने आवास का निर्माण किस प्रकार से करती है? तो कविता में बताया गया है, तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया जो है वो अपने आवास का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, सृजन का आकाश नया से क्या तात्पर्य है? तो इसका है, सृजन मतलब किसी नई चीज़ का निर्माण करना, नव निर्माण करना। दुखिया के आंसू कौन पहुँचता है? तो दुखिया के आंसू कौन पहुँचता है? जो मानव है, मनुष्य है, अच्छा व्यक्ति है, वह दुखियों के आंसू पहुँचता है। दानव किस प्रकार के कार्य करता है? दानव जो है, राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो दूसरों को जी भर रुलाने का काम करते हैं। जीवन में नया विश्वास किस तरह से आता है? तो जीवन में रचनात्मक कार्य करने से, क्रिएटिव वर्क करने से नया विश्वास आता है। नाश का मंत्र पढ़ने का क्या तात्पर्य है? नाश का मंत्र पढ़ने का तात्पर्य है दूसरे लोगों का अहित करना या बुरा करना। फूल खिलाने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाना इसका तात्पर्य है। फूल खिलाना मतलब दूसरों को खुशियां देना। काव्यांश के आधार पर बताइए कि अत्याचार करने वालों का अंत क्या होता है? तो कवि ने कहा है कि एक दिन वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये 8 प्रश्न है पहले काव्यांश पर आधारित। अब देखो यहाँ अथवा शब्द है, मतलब दोनों में से आपको एक करना है। तो अब दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं।
बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी यह देखो छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ लिए में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्ल हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो इसमें कवित्री जो है, कविता को लिखने वाली, वो अपने बचपन को याद कर रही हैं। तो पहला प्रश्न उसी पर आधारित है, कवित्री को बार बार बचपन की याद क्यों आती है। तो उसमें जो सारे कारण उसने दिए हैं, उन्हीं के कारण उसे अपने बचपन की याद आती है। बचपन के दिन बड़े मधुर थे, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, और बचपन के जो दिन थे वो बड़े स्वतंत्रता, स्वच्छंदपूर्ण और उल्लासपूर्ण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदनवन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो नंदनवन का प्रयोग कवित्री ने अपने घर के लिए किया है। बचपन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती। तो चिंता रहित जीवन, उल्लासपूर्वक खेलना कूदना, मचलना, माँ बाप से अपनी जिद पूरी करवाना, ये सभी बातें बचपन की हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। तो से, मोती से मतलब यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवित्री की बिटिया हाथ में क्या लेकर आई थी। तो उसकी बिटिया क्या लाई थी, हाथ में मिट्टी लेकर आई थी। काव्यांश में निहित रस कौन सा है। तो इस काव्यांश में बच्चों वात्सल्य रस है, जो माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार है वो वात्सल्य रस है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर जो निर्भय शब्द है ये तत्सम शब्द है। कवित्री किसको बुला रही थी। कवित्री किसे बुला रही थी, अपने बचपन को बुला रही है, अपने बचपन को फिर से याद कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा, दो काव्यांश और दो गद्यांश, दोनों में से एक एक आपको करना होगा। अब खंड ख आ गया, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव विद्यमान होता है। तो पत्रकारिता के मूल में जिज्ञासा का भाव विद्यमान होता है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस समाचार पत्र से हुई। भारत में बंगाल गजट से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक था, क्या शीर्षक था उसका, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो घ जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाचार लेखन का नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर कल्पना है। कल्पना करके आप कोई समाचार नहीं लिख सकते। जो घटना जैसी हुई है आपको वास्तविक सच्ची घटना वैसे ही लिखनी होती है, और वही समाचार होता है। अब आपका खंड ग आ गया, जो आपकी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी किताबें हैं, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, ये दोनों उस पर आधारित काम जो है अब इस खंड में आपसे पूछा जाएगा। पहले काव्यांश है और उस पर 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। है मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती, राखत एक पाए ठाड़ो कर अत अधिकार जनावती, कोमल तन्ना क्या करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती, अति आधीन सुजान कड़ो कनौड़े गुरधर नार नवावती, आपुन पोड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पुलटावती। अब इसमें पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में लिखा गया है। तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों की किस भावना का चित्रण किया गया है। तो मुरली के प्रति वो जो ईर्ष्या का भाव रख रही हैं, सोतिया डहा मतलब ईर्ष्या का जो भाव रख रही हैं, उनका वो जलन का, ईर्ष्या का भाव यहाँ चित्रित किया गया है। सेज पर कृष्ण की अधर रूपी शैया पर कौन विराजमान है। तो कौन विराजमान है बच्चों, मुरली विराजमान है। नेक्स्ट है, कर पल्लव में कौन सा अलंकार है।
तो कर रूपी पल्लव, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कनोड़े शब्द का अर्थ है, कनोड़े कहते हैं दास को। दास मतलब जो तुमने अपना किसी को गुलाम बना लिया है, नौकर बना लिया है, तो कनोड़े शब्द का अर्थ दास है। ये तो हो गए 5 प्रश्न काव्यांश पर। अब यहाँ गद्यांश पर 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। ये देखिए, दोपहर का भोजन कहानी से पैराग्राफ लिया गया है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगणों की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। अब इस गद्यांश के लेखक का नाम आपने बताना है कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो बच्चों, आपने पढ़ा ही है, दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत की रचना है। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। सिद्धेश्वरी ये कथन किसके लिए कह रही है? अपने बेटे रामचंद्र के लिए, जो उसका सबसे बड़ा बेटा है, उसके लिए कह रही है। सिद्धेश्वरी का उपरोक्त कथन किस बात का सूचक है? तो बच्चों, ये भूख और अभाव के कठिन दौर में भी वो अपने परिवार को जोड़े रखना चाहती है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों की प्रशंसा वो उनके मुंह पर करती रहती है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का अंश है? तो आपको पता है, ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है? दोपहर की भोजन कहानी से लिया गया है। प्रमोद कौन है? तो प्रमोद आप जानते हैं, सिद्धेश्वरी का सबसे छोटा बेटा है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो बीमार है और आंगन में चारपाई पर लेटा रहता है। अब यहाँ आपको गद्यांशों पर आधारित आपकी अंतरा भाग 1 पुस्तक से 6 प्रश्न दिए गए हैं। आपको उनमें से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाला किस कंपनी की टॉर्च बेचा करता था? तो वो सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचा करता था। दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? मूल संवेदना मतलब उसमें मुख्य रूप से क्या बात बताई गई है? तो उसमें बेरोजगारी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम परिवार की व्यथा, उनके दुख को बताया गया है। हामिद को ईदगाह जाने के लिए कुल कितने पैसे मिले थे? तो उसे 3 पैसे उसकी दादी अमीना ने दिए थे। कबीर के अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? तो आपको बताना है, कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमात्मा के वियोग के कारण वो कह रहे हैं कि परमात्मा के वियोग में ना उन्हें भोजन अच्छा लगता है और ना ही उन्हें नींद आती है। खेलन में को काको गुसैया, यहाँ पर जो है किसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है? तो बच्चों, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है कि किस तरह से बच्चे खेलते खेलते अगर हार जाते हैं तो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बच्चों श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगले जो प्रश्न हैं, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब ये प्रश्न जो हैं, आपकी जो पूरक पुस्तक अंतराल की आपकी एकांकी है अंडे के छिलके, उस पर आधारित होंगे। तो अंडे के छिलके पाठ की विधा क्या है? तो आपको पता है, एकांकी विधा में लिखा गया है। राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती है? राधा चंद्रकांता संतति उपन्यास पढ़ती है। बीना शाम के लिए क्या बनाती है? बीना शाम के लिए अंडे का हलवा बनाती है। राधा को गोपाल का कौन सा रहस्य पता है? राधा को पता है कि गोपाल सिगरेट पीता है, मतलब धूम्रपान करता है। निम्न में बीना के चरित्र की क्या विशेषता है? तो बीना का चरित्र कैसा है? वो सुशिक्षित है, स्वच्छता प्रिय है, आधुनिक विचारों वाली है। ये सारे गुण उसके चरित्र में हैं, इसलिए आप उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये आपका फर्स्ट टर्म का एक सैम्पल प्रैक्टिस पेपर था, जिसे मैंने यहाँ आपको समझाया, सॉल्व करने का तरीका बताया, और साथ ही ये भी बताया कि आपको किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।